बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के। हाजिर एक नए एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर। प्रोजेक्ट अज़म के बारे में कुछ मिथ्स हैं और कुछ मिसकॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एविएशन सिटी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और NASTP उसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर। प्रोजेक्ट अज़म एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। इसके अलावा हमारे एडवर्सरीज जो हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हमारे एडवर्सरीज हैं और ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है, तो आप कह सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट लेना इसके ऊपर बनता भी है। एनीवे, मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर। प्रोजेक्ट अज़म एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आज तक हमें सही सिरे से बताया ही नहीं गया कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट अज़म है क्या। हमें ये बताया जाता है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तैयारी है या इसके साथ साथ एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल यानी मेल UAV की तैयारी जो है इसके आसपास या इसके सराउंडिंग्स में जो है वो प्रोजेक्ट अज़म रिवॉल्व कर रहा है, जबकि ये इंतहाई गलत स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि प्रोजेक्ट अज़म जो है वो पूरा का पूरा एक मॉडर्नाइजेशन प्लान है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी है, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेड भी है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी शामिल है और ये तमाम चीजें जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों के जरिए से की जाएंगी, जिसका कयाम जो है वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट अज़म की मेन कंपोनेंट है। आप कह सकते हैं कि एक मेन रूह है। इन सब चीजों को मैं बारी बारी इलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट अज़म के बारे में बताता हूँ। जितना भी वेस्टर्न मीडिया है, जितना भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का अपना मीडिया है, जितना भी मीडिया ओवरऑल आर अक्रॉस द ग्लोब है, वो आपको यही बताता है कि पाकिस्तान के टेक्नीशियंस और इंजीनियर जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिए गए हैं, वो तुर्की के अंदर भी काम कर रहे हैं और वो चाइना के अंदर भी काम कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तुर्की के अंदर वो बेसिकली कान प्रोजेक्ट, TFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको अब आप कान के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली तुर्की का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके अंदर भी पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और पाकिस्तानी इंजीनियर्स टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए मौजूद हैं और वहां पर काम कर रहे हैं और ये 100% श्योर बात है। लिए गए हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और सेम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स और उनके कुछ पास आउट ग्रेजुएट्स जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिलेक्ट किए हैं, वो काम कर रहे हैं चाइना के अंदर FC-31 प्रोजेक्ट के अंदर, या जिसको आप J-31 के नाम से भी जानते हैं। अब इससे होगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी एक नया फाइटर जेट या कोई भी नया एयरक्राफ्ट बनाया जाता है, वो किसी भी एक कंट्री की तरफ से डेवलप करना, उसको बनाना और उसको प्रोडक्शन पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या आप कह सकते हैं नामुमकिन सी बात है। उसकी पीछे वजह यह है, एक तो आपने हर एक टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर सकती है। सेकंड नंबर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम और टाइम पीरियड चाहिए होगा। जब तक आप अपनी सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करेंगे तो जो टाइम फ्रेम है वो काफी आगे चला जाएगा और उस टाइम हो सकता है कि जनरेशन भी चेंज हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारी मुश्किलात होती हैं किसी कंट्रीज को कोई एक फाइटर जेट कंप्लीटली अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करने के लिए। ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है। अगर आप TFX के केस में देखें या कान फाइटर जेट के केस में देखें, बेशक तुर्की उसको अकेले ही बना रहा है, लेकिन उसके साथ इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर के तौर पर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, आप कह सकते हैं कि उनकी कंपनियों के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रही हैं, जिसकी मदद से वो कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बाहर से ले रही हैं, फिर उनको इंडिजिनस करा रही हैं और फिर उसके बाद अपने फाइटर जेट के अंदर वो लगा रही हैं। तो किसी ना किसी शेप के अंदर आउटसाइड की जो असिस्टेंस है वो किसी भी कंट्री की तरफ से ली जाती है किसी भी फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट अज़म के ऊपर। प्रोजेक्ट अज़म बेसिकली पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी एक नाम है। जो इदारे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी प्रोजेक्ट अज़म के अंडर आती है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली आपको 2-3 इदारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से देखने को मिले हैं, जिनकी तकरीबन 10 से 15 साल की टोटल एज है, जिसके अंदर एविएशन सिटी भी शामिल है, जिसके अंदर NASTP भी शामिल है, PAC पाकिस्तान नॉटिकल कॉम्प्लेक्स। ये सारे जो 3 इदारे हैं ये बेसिकली प्रोजेक्ट अज़म का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों जो इदारे हैं ये बेसिकली किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं एविएशन सिटी के अंदर। एविएशन सिटी एक ऐसा सिटी है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, देखें मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो टेक्निकल असिस्टेंट स्टाफ है, जितना भी हमारा क्रू है वो तुर्की के अंदर और वो चाइना के अंदर काम कर रहा है। वो वहां से कुछ सीख के आएगा। वो वहां से जब कुछ सीख के आएगा, वो अपनी एक्सपर्टीज अगर दुनिया के सामने या अपनी कौम के सामने अगर रखना चाहेगा, डेफिनेटली उनके लिए प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए जिसके अंदर वो काम करें। मिसाल के तौर पर एक छोटी मिसाल देता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें मिला हुआ है,
जो कि आपको और मुझे कनेक्ट करता है। सेम इसी तरीके से ये जो एविएशन सिटी है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स, जो कि हमारा क्रू जो बाहर से ट्रेन होकर आया, टेक्निकल असिस्टेंस लेके आया है, वो इसके लिए करिकुलम बनाएगा। आने वाली जनरेशन है जो कि एविएशन के अंदर इंटरेस्ट रखती है, वो बेसिकली इससे आप कह सकते हैं कि डेवलप होगी और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से एक एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग होती है। क्योंकि अगर आपने एक चीज बनानी है तो आपके पास इनिशियल उसकी जो टैक्टिक्स हैं, या आप कह सकते हैं कि उसको बनाने का इनिशियल करिकुलम है, या बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है किसी भी काम के लिए। तो ये जो एविएशन सिटी है ना, ये बेसिकली करिकुलम वाइज बेहतर बनाएगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, एयरक्राफ्ट से ज्यादा फेमिलियराइज कराएगा। और आप कह सकते हैं कि जितने भी एविएशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसका जो करिकुलम है या एकेडमिक्स है वो बनाने के लिए एविएशन सिटी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि उनकी पढ़त लिखत का हिसाब किताब मैनेज किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर के ऊपर आ जाते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त इदारा इस वजह से है, जितनी भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग होगी ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो क्यूए स्टाफ होगा वो भी इसी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉक है, वो बेसिकली पीएसी कॉम्प्लेक्स में ये भी पाया जाता है। तीन चीजें हो गई, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन। अब ये होती क्या है, थोड़ा थोड़ा इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बेसिकली ऐसा है कि तीन ब्लॉक हैं एक इदारे के अंदर। एक है जो कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है, मिसाल के तौर पर एक जहाज है, उसका फ्यूजलाज बनाना है, उसके विंग्स बनाने हैं, उसका वर्टिकल स्टेबलाइजर बनाना है, उसका कॉकपिट बनाना है, कॉकपिट के अंदर एमएफडीज हैं, इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस हैं, रेडॉम है। इस सारी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक यूनिट काम कर रहा होगा, ये बेसिकली हार्डवेयर है। रेडार है, या आप कह सकते हैं कि लैंडिंग गियर है। मैंने आपको बड़ी पेचीदा सी और बहुत लिमिटेड चीजें बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर वायरिंग शामिल है, जिसके अंदर इंजन के कंपोनेंट्स पर शामिल है, जिसके अलावा ओवरऑल फैसिलिटीज शामिल हैं। ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक के अंदर आएगी। फिर दूसरा ब्लॉक है जिसके अंदर क्यूए है। क्यूए बेसिकली क्या काम करता है, देखिए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने एक पार्ट मैन्युफैक्चर किया, उसने उसको बाहर कर दिया प्रोडक्शन लाइन से, फिर वो आएगा क्यूए के पास। क्यूए इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेगा, पार्ट्स की ओवरऑल डायनामिक्स है वो देखेगा, उसकी जो मेटलर्जी है वो देखेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिटिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उसको करने के बाद जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मुकर्रर किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा होता है, किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आता उसके ऊपर, तो जो उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स निकल के आते हैं तो क्यूए उसको पास करके सर्टिफिकेशन वालों के पास भेज देगा कि आप इसको सर्टिफाई करें। लेकिन अगर ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने में कोई हार्डवेयर जो है वो फेल हो गया तो क्यूए बेसिकली उसको रिजेक्ट करने की ताकत रखता है, और क्यूए उसको वापस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक के ऊपर भेज देता है कि इसको रीडिजाइन करें, या इसके अंदर जो कमी कोताहियां हैं रिजल्ट्स के अंदर ये आप इसकी करेक्ट करें। इन शॉर्ट क्यूए जो है वो एक ऑडिट टाइप इदारा है जो कि बेसिकली हार्डवेयर जो कि बनाया गया है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए काम करता है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के ऊपर। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का जो इदारा है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और आईटी के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। आप कह सकते हैं कि एविएशन सिटी के साथ भी इन कांटेक्ट होगा, इन टच होगा। इसके अलावा जो मशीनरी है जो कि पीएसी कैमरा के अंदर इस्तेमाल की जाएगी उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा। अब ह्यूमन इंटरफेस जब भी किसी हार्डवेयर के साथ होता है, किसी मशीन के साथ होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के जरिए से होता है। एक मिसाल मैं आपको दूं, आप एक अलार्म लगाते हैं किसी भी मोबाइल के अंदर या आप किसी भी अपने डिवाइस के अंदर अलार्म लगाते हैं। फर्ज करें आपने 2 बजे सोना है, आपने 4 बजे उठना है, तो आप लगा देते हैं कि 4 बजे मुझे अलार्म बजना चाहिए, उसके लिए मैं अलार्म अपनी क्लॉक के अंदर लगा देता हूं। तो फिर जब 4 बजेंगे सॉफ्टवेयर जो है वो कमांड करेगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो हार्डवेयर जो है वो स्पीकर की तरफ कमांड भेजेगा। अलार्म के टाइम का जो स्पीकर है वो बजना शुरू हो जाएगा। वो एक हार्डवेयर पार्ट है जिसकी वजह से आपकी आंख खुल जाएगी और आप ऑन टाइम जो है दोबारा अपनी एक्टिविटीज के लिए रेडी होंगे। तो ये जो सारा फंक्शन है हमेशा ह्यूमन का और मशीन का इंटरफेस जब भी होता है तो वो सॉफ्टवेयर के जरिए से होता है। और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो नेक्स्ट जनरेशन मशीन्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा जितने भी आप कह सकते हैं कि यंग लोग होंगे जो कि आएंगे इस शोबे के अंदर, उनकी जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर के हवाले से, आईटी के हवाले से उनकी नशोनुमा करना। इसके अलावा करंट जो हमारी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम करेंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप भी करना और मशीन के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मजीद बेहतर से बेहतर करते रहना। ये सारी खिदमात जो है वो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा को, पाकिस्तान एविएशन सिटी को, और ओवरऑल प्रोजेक्ट अज़म के बैनर के अंडर ये नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बनाया भी गया है और इसकी खिदमात दी जाएंगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट अज़म एक्चुअल में है क्या। जिस तरीके से मैंने अपने स्टार्ट में कहा था कि ये पूरी की पूरी एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की चेन है, तो ये बेसिकली ये एविएशन सिटी, ये पीएसी कामरा और ये एनएसटीपी और मुख्तलिफ छोटे छोटे इदारे जो हैं ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट अज़म के अंडर काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट अज़म का एक्चुअल मकसद अपने ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। इसके अलावा बेशतर तरीके से और भी प्रोजेक्ट अज़म के बैनर के अंडर काम किया जा रहा है। व्यूअर्स, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, फाइनल अपनी बात करूंगा और उसके बाद मैं अपनी वीडियो रोल ओवर करना चाहूंगा। प्रोजेक्ट अज़म की अब बकेट लिस्ट के ऊपर
देख लेते हैं। बकेट लिस्ट से मुराद ये है कि एक्चुअल में आज तक जिस बात से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि प्रोजेक्ट अज़म जो है वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है या मेल यूएवी का प्रोजेक्ट है, अब देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट अज़म के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। प्रोजेक्ट अज़म की जो लिस्ट है ना वो इंतहाई वास्ट है। उसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट बिल्कुल एक स्पीयर हेड है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मेल यूएवी भी शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर शामिल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की तैयारी जो आप अभी रिसेंटली गिट्स की तरफ से देख रहे हैं, फास्ट 2 के नाम से पाकिस्तान एयरफोर्स एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल तैयार कर रही है। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट अज़म के अंदर चीजें आती हैं। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का काम कहाँ पर है, तमाम फिजाओं की निगरानी करना, जिसके अंदर हमारे लैंडमार्क्स की जो एयर स्पेस है उसकी भी, नेवल बॉर्डर्स जो हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कहते हैं जिसको आप, उसके भी जो हवाएं हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो हमारी एयरफोर्स के हवाले है। तो हमारी एयरफोर्स जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी ऑपरेट करती है, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिकली जमीन से हवा में होने वाले जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। तो ये जो जितनी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज हैं ये हमारी एयरफोर्स के अंडर ही आती हैं और हमारी एयरफोर्स ही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और इसको ऑपरेट भी करती है। इसी के एयरफोर्स के पर्सनल जो है वो इसको ऑपरेट करते हैं। फिर इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसके लिए भी हमारी एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स इस वक्त ना सिर्फ और सिर्फ ये एयर एसेट्स बना रही है, बल्कि प्रोजेक्ट अज़म के बैनर के अंडर लो एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल भी बना रही है और मीडियम एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल भी बना रही है, जिसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है वो इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियोस बना के दूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये प्रोजेक्ट अज़म के अंडर बन रही है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाना। अब फ्लाइट सिमुलेटर्स के क्या फायदे हैं इसके अंदर और एक्चुअल में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के अंदर क्या फर्क होता है, इसके ऊपर मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अभी के लिए प्रोजेक्ट अज़म के बैनर के अंडर फ्लाइट सिमुलेटर्स को बनाने की जिम्मेदारी भी मौजूद है। इसके अलावा मजीद टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करना, जितने भी हमारी मिलिट्री कोई मशीन्स बना रही है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगी। जिस तरीके से ये NRTC रिपोर्ट्स बनाती है या दूसरी जो कंपनीज हैं जो कि बेसिकली छोटे लेवल के ऊपर लैंड बेस्ड जैमर्स भी बनाती है, तो उनके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंडर आता है। प्रोजेक्ट अज़म सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन का एक प्लान है। तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट अज़म की रूह है जिसको हमसे छुपाया जा रहा था और 3-4 दिन 5 दिन की रिसर्च वर्क करने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि प्रोजेक्ट अज़म हमारे सामने कितना ओपनली खुल के सामने आ रहा है और किस तरीके से प्रोजेक्ट अज़म अपनी डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं, हमारी ये कमकली है आप इसे कह सकते हैं, आज से पहले ये थी, मैं भी ये समझता था कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वही प्रोजेक्ट अज़म है। बल्कि प्रोजेक्ट अज़म ना सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तैयारी है बल्कि पूरे के पूरे आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन का एक प्लान है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।